हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत आप लोगों के साथ करने आया हूं क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम आपके 4, 5 और 6 जून को है। तो ये लास्ट लगभग आपके पास 80 से 90 दिन बच गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कंफ्यूज हैं। सर किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें, कैसे हम लोग रिवाइज करें, हमें अब इस तरह डिटेल नोट्स बनाने हैं या सर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो 90 डेज में एक ऐसी बातचीत मैं आप लोगों से करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कंप्लीटली डेडिकेटेडली एसएससी जेई के टारगेट के लिए लग जाओगे। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डार्क हॉर्सेस का। जब रेस होती है घोड़ों की तब लास्ट मोमेंट पे कुछ हॉर्सेस होते हैं जो इनिशियली अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं और लास्ट मोमेंट पर आते आते एकदम तेज हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, अपनी स्पीड को कवर अप कर लेते हैं। तो आपको उन डार्क हॉर्स की स्ट्रैटेजी को यूज करना है और अब इस लास्ट मोमेंट पर आपको भी उसी तरीके से परफॉर्म करना है। हो सकता है आपने कितना भी अभी तक पढ़ा हो, आपको ये लग सकता है कि सर आपसे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सर वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम के बाद का, एग्जाम के पास के ये 2 से 3 मंथ जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मंथ का अगर एक मिनट, एक सेकंड अगर आप लोगों ने यूज कर लिया तो आप इस रेस को जीत जाओगे और आप उन सब लोगों से आगे हो जाओगे जिन्होंने तैयारी हो सकता है आपसे पहले शुरू करी हो, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पर वो लैग कर गए हो, किसी तरीके से वो कंफ्यूजन में आ गए हो, किसी तरीके से उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई हो, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक रिमाइंडर है कि आपको अपना पेस जो है उसको बढ़ा देना है। अब यहां से अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। मान लो आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो उसको इंक्रीज करके 5 घंटे कर दो। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे थे इंक्रीज करके 6 घंटे कर दो, लेकिन आपको अपना मैग्नीट्यूड इन टाइस टाइम पर बिल्कुल बढ़ा देना है। और जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये 90 डेज जो हैं वो एकदम टारगेटेड 90 डेज होने चाहिए। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए कि सर हमें करना क्या है। सर एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहली बात ये आप सबको पता है कि एक बेसिक चीजें एग्जाम निकालने के लिए सर हमारे पास क्या होती हैं। सर इन 90 डेज के अंदर हम लोग ऐसा क्या कर जाएं, ध्यान से देखो कि सर ये 90 डेज को आपको कैसे प्लान करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहना है आपको अपने एक सेकंड को लेके। 1 सेकंड भी यहां पर वेस्ट कर दिया लास्ट मोमेंट पर, बहुत पीछे हो जाओगे रेस के अंदर। और यहां ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो, 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हो या 4 साल पहले से तैयारी कर रहे हो। इस लास्ट मोमेंट पर अगर आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो आप रेस के अंदर डेफिनेटली पीछे हो जाओगे। क्लियर है। तो 90 डेज के अंदर सर कोई भी एग्जाम निकालने के लिए हमें बेसिक चीजें पता हैं कि सर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सर सबसे पहले हमारे पास सर सिलेबस आपको कवर करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज होंगे कि सर सिलेबस कैसे कवर करें। हमारा 40% सिलेबस कवर है, सर हमारा 60% सिलेबस कवर है। कोई बच्चा बोलेगा सर 80% सिलेबस कवर है। तो कैसे उसको साथ साथ हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएं, क्या हम बाकी को छोड़ दें। अब क्योंकि टाइम कम है तो हड़बड़ाहट ज़्यादा होने लग जाती है, एंजाइटी ज़्यादा होने लग जाती है। तब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में। तो हमें क्या करना है सर, सिलेबस को सर पैरेलली हमें साथ साथ कवर करते चले जाना है। एक हमारा सिलेबस कवरेज हो जाएगा सर। सेकंड आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी को साथ साथ प्लान करना है, इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा सर हमारे पास जो हमारा एग्जाम निकालने का रामबाण होता है, एग्जाम निकालने का शॉर्ट सिलेक्शन जो आपके पास आता है वो टेस्ट देने से आता है। क्योंकि यहाँ आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, यहाँ आपको अपना खुद का एनालिसिस पता चलता है। जो काम आपने किया उसका एनालिसिस होना जरूरी है और टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर टेस्ट दोगे नहीं तो एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट देना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी चीज कब करनी है, कितने अमाउंट में करनी है, कैसे करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपसे ये बातचीत करने आया हूं। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी समय से कितने भी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल क्लियर है मुझे ये बात कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस तो आपने अभी तक कवर कर लिया होगा। किसी ने 4 सब्जेक्ट किए होंगे, किसी ने 6 सब्जेक्ट किए होंगे, किसी ने 8 सब्जेक्ट किए होंगे, कोई टेक्निकल पूरा करके बैठा होगा लेकिन नॉन टेक्निकल रह गया होगा, किसी का नॉन टेक्निकल कंप्लीट होगा लेकिन टेक्निकल में 50% सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट होगा। तो आपको सबसे पहले एक चीज बात ध्यान रखनी है कि सिलेबस कवर किए बिना एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस आपका कवर होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में पूछे गए, उस सिलेबस से पूछे गए इजी क्वेश्चंस भी आप कर पाओ। इस बार अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं सर, इरिगेशन को छोड़ के चले जाते हैं और ये बच्चे सिविल वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे ये स्ट्रैटेजी सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप भी अपने ब्रांच के अंदर उस पर्टिकुलर सिलेबस को याद कर सकते हो जिसके क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आ गए थे।
तो एसएससी अपना ट्रेंड कभी कभी चेंज कर सकता है। तो इरिगेशन के अंदर इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आए और एग्जाम में बच्चों को देखने को मिला कि इरिगेशन से वेटेज बढ़ गया। तो जो बच्चा लास्ट मोमेंट पर टाइम की कमी की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से, डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से अगर इरिगेशन छोड़ के गया होगा तो उसको कितना भारी नुकसान हुआ होगा, 8 से 9 क्वेश्चन का। इसी वजह से सिलेबस का कंप्लीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को तो साथ साथ पैरेलली कवर करना ही करना है। और सिलेबस कवरेज आप 2 तरीके से कर रहे होंगे, या तो आप किसी ना किसी बैचेस के अंदर एनरोल्ड होंगे, लाइव बैचेस के अंदर एनरोल्ड होंगे, या आपने कोई ना कोई रिकॉर्डेड बैच जरूर लिया होगा। क्लियर है? तो दोनों में से किसी एक तरीके से आप एनरोल्ड होंगे। तो अगर आप लाइव बैचेस में एनरोल्ड हैं तब तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उन क्लासेस को आपको रेगुलरली उनके टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जैसे अभी मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द शो का बैचेस जो हमारे चल रहे हैं उसमें जनरली क्लासेस आपके पास 8 से 11 या मॉर्निंग 8 से 10 आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्लास इवनिंग में चलती है, तो इवनिंग में सर 6 से 9 एक क्लास हमारे पास चल रही है। इस तरह से 2 क्लासेस टेक्निकल और एक क्लास नॉन टेक्निकल की चल रही होगी। तो 2-2 घंटे की क्लासेस या 3-3 घंटे की क्लासेस आपकी चल रही होंगी। ठीक है, तो यहीं से इसी क्लास ड्यूरेशन के थ्रू आपको अपना सिलेबस साथ साथ कवर करते जाना है, क्योंकि अगर ये क्लासेस आपने अभी मिस कर दी तो ये बैकलॉग के अंदर आ जाएगा और बैकलॉग क्लियर होना लास्ट मोमेंट पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ चल रहे होंगे, इन्हीं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लाइव क्लासेस के अंदर साथ साथ कवर करते चले जाओ। ठीक है, और ये होता है हमारा पैरेलल सब्जेक्ट कवरेज। और जो बच्चे रिकॉर्डेड से देख रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस उन्होंने ले रखी हैं, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड आपने तभी लिया होगा क्योंकि आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मोस्ट हाईली वेटेज जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सबको पता है सर हाईली वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। हाईली वेटेज सब्जेक्ट सर आपके पास हैं जैसे कि सर बीएमसी, जैसे सर हमारे पास सॉइल, जैसे सर हमारे पास आरसीसी, जैसे सर अब हमारे पास सर्वे, ये हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं सर। जैसे हमारे पास अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सर एफएम का वेटेज ऑल्दो बेसिकली कम होता है, तो सर्वे के बाद सर आप एस्टिमेशन को कर सकते हो, एफएम का वेटेज कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये तो मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल हो तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इनका अच्छा खासा वेटेज होता है। मैकेनिकल में हो तो आपको पता है कि थर्मल पार्ट का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, और जो सब्जेक्ट पहले हाईली वेटेज हैं उनके सिलेबस को रिकॉर्डिंग में डेडिकेटेडली, ये जो लास्ट मोमेंट है इसमें भागना बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 सेकंड भी आप वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी एनर्जी 110% लगानी है, अदरवाइज रेस में इतना पीछे हो जाओगे साल रिपीट करना पड़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो, हमेशा जैसे जैसे एग्जाम के आप पास जाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी स्पीड, आपका डेडिकेशन, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, उसकी उल्टी बढ़नी चाहिए। यही स्ट्रैटेजी होती है डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी। लास्ट मोमेंट पर जो हॉर्स है वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और आगे निकल जाता है और गेम को जीत जाता है। आपको भी वही करना है, वैसे ही करना है। हाईली वेटेज सब्जेक्ट को मेंशन करके चले जाओ और पहले उस पोर्शन को, सिलेबस को कवर करो जहां से जनरली एसएससी 65 to 70% ऑफ द टेक्निकल पोर्शन पूछ रहा है। अगर इतना आपको पता है पहले से कि सर 6-7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 80% सिलेबस आ रहा है, तो पहले क्यों ना उसी को कवर कर लिया जाए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उससे आपका सिलेबस कवरेज ज़्यादा बेटर होगा। तो ये तो आपको पैरेलली कवर करना ही करना है। इसके साथ साथ सर रिवीजन की बात करें तो ये देखो रिवीजन कैसे किया जाता है। कुछ बच्चे रिवीजन के लिए क्या सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर कि पहले हम लोग क्या करें, 15 हमारे पास सब्जेक्ट हैं तो पहले हम लोग 15 सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट कवर करके सब्जेक्ट को देख के उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेके हम उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे। ऐसे अगर रिवीजन करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो लगभग, आप किसी भी बैच में अगर फॉर एग्जांपल एनरोल्ड होगे तो एग्जाम से 1 महीना पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 7 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले आपका सिलेबस कवर होगा। तो वहां 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप उसको पूरा सिलेबस जो है 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कवर कर जाओगे तो रिवाइज कर पाओगे। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन से ही रैंक आती है, रिवीजन ही आपको रैंक देती है एग्जाम के अंदर। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन उतनी बेटर रैंक, उतना बेटर डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो यहां से ध्यान रखना है कि रिवीजन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो बच्चे अभी लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो रिवाइज आपको उसी दिन कर लेना है। उसी दिन आपको, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है 15 से 20 मिनट, अब टपरी मारने का टाइम नहीं है, अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, अब अननेसेसरी फोन कॉल्स करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है अपने फ्यूचर की तरफ देखने का।
आपका भविष्य कैसा होगा उसकी तरफ ध्यान देने का वो समय है अब ये। तो इसमें क्या करो सर, आप जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत आधे घंटे के अंदर उस क्लास को पूरी तरह से रिवाइज कर लो। तो आपका रिवीजन पार्ट जो है वो भी साथ साथ चलता जाएगा सिलेबस कवरेज के साथ साथ। और जो बच्चे पहले से ही चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जो फिनिशिंग टच पे हैं अभी, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अब फिनिशिंग टच पे हो तो डेली का 2 से ढाई घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए एकदम डेडिकेटेड कर लो। और हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी टाइम आप फिक्स करते हो तो उस टाइम को हमेशा क्या रखो, एकदम फिक्स रखो उस टाइम को, मतलब सेम टाइम पर बैठो और सेम टाइम पर उस चीज़ को रिवाइज करो। माइंड वैसे फॉर्मेट होगा, चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, बोरियत फील नहीं होगी, एनर्जी बनी रहेगी। ये सारी चीज़ें यहीं से होती हैं कि आपने वो स्लॉट फिक्स कर लिया है, इस स्लॉट में मैं पढ़ता हूँ सर, इस स्लॉट में मैं रिवाइज करता हूँ सर, इस स्लॉट में मैं टेस्ट देता हूँ सर। ये स्लॉटिंग फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही काम करती है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज जरूर यूज करनी है यहाँ पर कि सर रिवीजन आपको, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, सिलेबस उनका कवर्ड है सर लगभग, तो डेली बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं, अब आपको 2 से ढाई घंटा स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए देना है। और जो सिलेबस कवर अभी कर रहे हैं, जो रनिंग मोड में हैं, उनको तो वहां पर जैसे क्लास खत्म हुई तुरंत रिवाइज करो, जैसे क्लास खत्म हुई तुरंत रिवाइज करो। और उससे जो जो आपने सीखा है, एक सिंपल एक पेज के अंदर 3 घंटे 4 घंटे की क्लास को एक सिंपल सिंगल पेज के अंदर उसके आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट लगी, उसको आप मेंशन वहां कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पर इसको सब चीज़ों को करना, मतलब पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ बैठ के वन गो में रिवाइज करना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा होगा, आपको लगेगा सर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, आपको लगेगा सर सब्जेक्ट तो कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर एग्जाम पास आते आते डर बैठ जाएगा अंदर, और जो क्वेश्चन बहुत आसान थे, जो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, वो क्वेश्चन आपके नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन ये चीज़ होगी कि जो आपको आता है और वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो सिलेक्शन से आपको बहुत दूर ले जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट जितना आता है वो आपका सही होना चाहिए, जो नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन जितना आता है उसमें एक्यूरेसी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। तो जो आता है उसमें एक्यूरेसी बढ़िया करने का एक तरीका है, वो है रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा रिवाइज करो। उसके बाद सर हमारे पास टेस्ट देना है आपको। टेस्ट अब आप सर देखो, सर टेस्ट तो हम लोग कब देंगे, जब फुल लेंथ टेस्ट हमारे पास, जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सर सब तो हम टेस्ट देंगे। ऐसे बच्चे हमेशा बहुत पीछे रह जाएंगे। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, क्योंकि अब तो सिर्फ 90 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 90 डेज बचे हैं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इन 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर अब आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो। टेस्ट लगाना शुरू करोगे, मान लो आपका कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, तो सर आप वहां जाके आप टॉपिक वाइज टेस्ट को लगाना शुरू कर दो। अगर सर आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो सर साथ साथ आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और फिर उसके बाद फिर अगर एक से मल्टीपल सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाते हैं तो सर वहां पे आप मिक्स्ड टेस्ट लगाना शुरू कर दो। बिकॉज टेस्ट से ही आपके पास कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टेस्ट से ही वो एग्जाम का डर खत्म होता है, टेस्ट से ही हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। तो ये सारी कमियों को यहीं पे, और टेस्ट को ध्यान रखना, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, टेस्ट को आपको साथ साथ एनालाइज भी करना जरूरी है। टेस्ट को सर साथ साथ यहाँ पर एनालाइज भी करना आपको इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। सर मैं 100 टेस्ट दे चुका हूँ लेकिन मैंने मुड़ के एक बार भी किसी टेस्ट को फिर से नहीं देखा, इसका मतलब उससे आपने कुछ नहीं सीखा और एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हर एक जगह पर जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, कोई टेस्ट आपके लिए टफ बनाया जाता है, कोई टेस्ट ईजी बनाया जाता है, कोई टेस्ट मॉडरेट बनाया जाता है, किसी में किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, किसी में कम दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सर टेस्ट तो आपको रेगुलर बेसिस पर देना है और टेस्ट को फर्दर एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमसे रह गए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो सर इनकरेक्ट हो गए, और ये जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो क्वेश्चन थे जो टेस्ट देते वक्त आपको लगा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन वही क्वेश्चन गलत हो गया, ये वो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो इतना दुख नहीं देंगे क्योंकि वो तो आते ही नहीं थे, वो आप एक्सेप्ट कर चुके हो, कोई बात नहीं, उसका डेटा पढ़ सकते हो। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपने ब्लंडर किए थे, इनको आपको अलग एक कॉपी बना लो टेस्ट की आज से ही और उसको लिखना शुरू कर दो कि सर ये क्वेश्चन हमारे पास इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं हमसे मिस हो रहा है, ये डेटा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं। अपने आप को ऑनेस्टली जज करना शुरू करो, इससे पहले कि दुनिया आपको जज करने लग जाए रिजल्ट के बाद, खुद को अभी जज कर लो टेस्ट के थ्रू।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि टेस्ट भी आपको टॉपिक वाइज शुरू करो अगर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं तो, नहीं तो सब्जेक्ट वाइज शुरू को अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो। अदरवाइज 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं तो मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देना शुरू कर दो। और उसके बाद ऐसे बच्चे जो पहले से चीजों को कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको बस 2 तरीके के टेस्ट देने हैं। एक आपको टेस्ट देने हैं सब्जेक्ट वाइज और दूसरा आपको टेस्ट देना है फुल लेंथ। और फुल लेंथ में आपको बोलूंगा कि फुल लेंथ के लिए अभी 1 महीना और रुक जाओ, जब आपके पास 50 डेज बच जाते हैं तब फुल लेंथ आप देना शुरू कर देना। और डेडिकेटेडली मिनिमम, मैं बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 20 फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर आप दे के जाना एग्जाम से पहले। इससे आपके मन में हर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो लास्ट मोमेंट है, इसीलिए मैंने आज ये आप लोगों की वीडियो बनाया है कि इस मोमेंट पर आपको एक वेकअप कॉल देनी है, आपको एक रिमाइंडर बताना है कि बेटा समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस भी रफ्तार से आप लोग पढ़ रहे हो उस रफ्तार को डबल कर दो, 1.5 गुना कर दो, उस रफ्तार को बढ़ा दो, ताकि आप अपने सपनों की तरफ, आप अपने फ्यूचर की तरफ समय से पहले पहुंच जाओ, समय रहते पहुंच जाओ। ठीक है, आपने हो सकता है पूरे साल मेहनत करी होगी, आपने 2 साल से मेहनत करी होगी, लेकिन अब अगर इस मोमेंट पे ढीले पड़ गए, इस मोमेंट पे अगर आपने गिव अप वाली मेंटालिटी आ गई, इस मोमेंट पर अगर आप स्लो डाउन हो गए, तो ऐसे बहुत से बच्चे बैठे हैं रेस के अंदर जो उस सीट को लेना चाहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन कट थ्रोट है तो आपका एफर्ट भी कट थ्रोट होना चाहिए, आपका एफर्ट भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। और एक एफर्ट, सिंगल एफर्ट, अपने आप से ये कसम खा लो आज, अपने आप से ये निश्चय कर लो कि सर ये वाला जो एग्जाम है, जो जून में जो एग्जाम हो रहा है CBT 1 का, ये हमें निकालना ही निकालना है। और CBT 1 हमें जीवन में वापस देना ही नहीं है, क्योंकि इस बार ही हम लोग सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी। और अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना #YesWeCan, हम कर सकते हैं, ये जरूर लिखना। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।